Hello everyone. You all are welcome in Arun Sir's chemistry classes for class 12th. We have been studying P block elements, and in the last video I have explained you preparation and properties of chlorine and hydrogen chloride hydrochloric acid from group 17. Today I will cover oxyacids of halogens, also called as oxoacids of halogen, interhalogen compounds, and group 18 elements. So let us start our video. Oxoacids of halogens, which are also called as oxyacids of halogen. इनके चार अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चार अलग अलग टाइप की ऑक्सी एसिड्स बनती हैं. पहली है हेलिक 1 एसिड, दूसरी हेलिक 3 एसिड, हेलिक 5 एसिड and helic 7 acid. Means oxidation number of halogen is 1, 3, 5 and 7. And the common names are hypohalous acid, halous acid, helic acid and perhelic acid. फ्लोरीन सिर्फ एक ही बनाता है, हाइपोफ्लोरस एसिड. क्लोरीन चारों बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड. ब्रोमीन 3 बनाता है, हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड परब्रोमिक एसिड. ऐसी आयोडीन 3 बनाता है, हाइपोआयोडस एसिड, आयोडिक एसिड एंड परआयोडिक एसिड. सो दीज आर वेरियस oxyacids or oxoacids of halogen. Now let us discuss certain characteristic features and properties. First point, hypohalous acids. These are weak acids and these are formed in aqueous solution only by disproportionation of halogen with water. तो जब किसी भी हेलोजन को खासतौर पे X2 हमने जैसे ले लिया, तो where X represents क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हेलोजन अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन टू फॉर्म हाइपोहेलस एसिड एंड हेलिक एसिड. मतलब हाइड्रोजन हेलाइड और हेलिक एसिड इनको हम लोग बोलते हैं, सिंपल. ठीक है कि नहीं? ये हाइड्रोजन हेलाइड या हेलिक एसिड. सॉल्ट्स ऑफ दीज एसिड्स यानी HOX की जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपोहेलाइड्स. For example, bleaching powder, calcium oxychloride. This is the salt of hypochlorous acid. Second is helic acids जो होती हैं HClO3, HBrO3 यानी क्लोरिक और ब्रोमिक एसिड. These are known in solution only, यानी aqueous state में अवेलेबल रहती हैं. जबकि आयोडिक एसिड जो है वो एक वाइट सॉलिड होती है. ये जो हेलिक एसिड होती हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती हैं. ठीक है कि नहीं? ये हाइड्रोजन हेलाइड या हाइड्रोजन हेलाइड एसिड्स बोलते हैं इनको, HX को. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड. अब यहाँ पर आया था हम लोग कि ये जो हेलिक एसिड्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. जैसे XO3 नेगेटिव रिएक्ट विथ हेलाइड आयन इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म हेलोजन. तो यहाँ पर XO3 में X का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से हो गया 0, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया. देयरफॉर इट एक्ट एज ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सॉल्ट्स ऑफ दीज एसिड्स यानी हेलिक एसिड्स के जो सॉल्ट हैं वो आर कॉल्ड एज हेलेट्स. जैसे NaClO3 सोडियम क्लोरेट विच इज पावरफुल वीट किलर, मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम आता है अलोंग विद द क्रॉप. KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इट इज यूज्ड इन मैचेस बनाने का काम आता है. एंड फायरवर्क मतलब जैसे आतिशबाजी, पटाखे, बॉम्ब, फुलझड़ी, रॉकेट, इनको बनाने का काम आता है. नाउ नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सो एसिड्स, इसको दो कैटेगरी में हम लेते हैं, केस 1 और आगे पढ़ेंगे हम केस B. केस 1 में क्या है? द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम
हेलोजन सेम रहे, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, यानी हेलोजन सेम रहे लेकिन हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे। तो विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड। तो इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, +1, +3, +5 एंड +7। इसका रीजन क्या है? इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड बेस में एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज अ प्रोटॉन डोनर, और आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन इट फॉर्म्स अ बेस एंड दैट इज कॉल्ड एज इट्स कॉन्जुगेट बेस। यानी कभी भी कोई एसिड H+ आयन डोनेट किसी को कर दे, उसके बाद जो स्पीशीज बचती है उसको हम उसका बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। दिस इज एन आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11th। So according to this Bronsted-Lowry concept, a conjugate base of a weak acid is always strong. Conjugate base of a weak acid is always strong. And we can say in another way, conjugate base of a strong acid is always weak. मैं इसको और इजी तरीके से बता देता हूं कि अगर किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। जैसे HA नाम से कोई एसिड ली हमने, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो HA में से H निकल गया तो बना A नेगेटिव। ये जो A नेगेटिव है दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड HA विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो मेन पॉइंट क्या है कि अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये ज़्यादा बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम विल बी इन द फेवर ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इफ इक्विलिब्रियम इज इन फेवर ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन तो ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेगा, यानी कि ये बहुत जल्दी ब्रेकअप होगी, और ये जल्दी ब्रेकअप होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाएगी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी के बेस पर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। अगर बेस स्टेबल है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है। सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ A नेगेटिव यानी कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड दैट इज HA। तो अब उन चारों एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस हैं उनको हम देखते हैं। तो अमंग द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ द ऑक्सो एसिड्स द स्टेबिलिटी फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस: ClO नेगेटिव, ClO2 negative, ClO3 negative, ClO4 negative. These are conjugate bases of those respective acids. And in this case, the stability increases. यानी पर क्लोरेट आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो पर क्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी। अब इनकी स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज करती है ये भी मैंने आगे बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर इन सब में एक ही नेगेटिव चार्ज है और वही एक नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे वो नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा डिस्पर्स होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो रिस्पेक्टिव आयन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द आयन, greater will be the dispersal of negative charge, greater will be the distribution of negative charge, and thus greater or more will be the stability. हर एक जो ये परक्लोरिक एसिड है उसमें जो क्लोरीन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ClO नेगेटिव का ज्योमेट्री है लीनियर, एक ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज। ClO2 नेगेटिव बेंट शेप है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर नेगेटिव, तो 2 ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव। इस वाले में एक ही ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव। ClO3 पिरामिडल स्ट्रक्चर, तीन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट और हो गया नेगेटिव चार्ज। और ClO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल, इस पे भी एक नेगेटिव, तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम बढ़ते जाएंगे
नेगेटिव चार्ज उतना ही डिस्पर्स होते जाएगा, आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगी। अब केस बी, उसमें तो था सेम हैलोजन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। अब दूसरा, अमंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन्स, अब हैलोजन बदल दिया हमने, हैविंग सेम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर सेम रख के, द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल HClO, HBrO और HIO में HClO सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम HBrO और सबसे कम HIO। इसका रीजन है सिंपल वाला कि ग्रेटर द साइज ऑफ द हैलोजन एटम, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, लेसर विल बी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के साथ साथ द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस H+ आयन decreases due to decrease in polarity of bond. Now, uses of halogens. चारों हेलोजन के एक एक दो यूजेस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे फ्लोरीन है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड which is used in the nuclear power generation, means nuclear reactor. Fluorine is also used in preparation of CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टेफ्लॉन, जो पॉलीमर चैप्टर में हमने पढ़ा था, इन मेकिंग HF, एंड देन HF इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्रीज एज इचिंग एजेंट। इचिंग एजेंट का मतलब होता है कि कांच के ऊपर कोई डिजाइन वगैरह बनानी हो तो वो HF से बना सकते हैं। फ्लोरीन का एक कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड फॉर फ्लोरिनेटिंग वाटर, यानी फ्लोरीन जनरेट करने के लिए। क्लोरीन के यूजेस, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ PVC, अगेन अ पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यूज्ड इन मेकिंग पेस्टिसाइड्स, पॉइजनस कंपाउंड्स, जैसे उस दिन बताया था। क्लोरीन के यूजेस में फॉस्जीन बनाने का काम आता है, मस्टर्ड गैस बनाने का काम आता है, ऑल टॉक्सिक थिंग्स। क्लोरीन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, हमने ये भी बताया है, एंड इन प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा। ब्रोमीन के यूजेस, इन प्रिपरेशन ऑफ ethyl bromide C2H5Br, which is further used for preparation of tetraethyl lead टेल, जो कि एंटी नॉक कंपाउंड यूज होता था इन गैसोलिन, इन पेट्रोल। ब्रोमीन का कंपाउंड AgBr इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, वॉज यूज्ड, अब तो डिजिटल फोटोग्राफी है, अब नहीं उतना यूज होता। आयोडीन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सोल्यूशन इथाइल अल्कोहल में। आयोडीन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, जो भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज हो सकता है। पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन के कंपाउंड यूज होते हैं इन आयोडाइज्ड सॉल्ट विच प्रिवेंट्स गोइटर इन द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। जैसे नाम से पता चलता है, इंटर हेलोजन मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम, ठीक। These are the compounds having 2 or more halogens per molecule, यानी एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा हेलोजन एटम हो, अलग अलग हो, यानी कि एक ही हो। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं AX, यहाँ पे मैंने A ले लिया है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन और X ले लिया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, जैसे ClF, BrF, BrCl, ICl। AX3, ClF3, BrF3, ICl3, AX5, BrF5, IF5 और AX7, IF7। ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है यहाँ पर A का, है ना, +1, +3, +5 और +7। अब इनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट प्रोपोर्शन। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन को 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कराएं एट दिस टेम्परेचर 437 केल्विन, तो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बनता है। अब अगर क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराएं 573 केल्विन पर, तो ClF3 बनता है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। आयोडीन और क्लोरीन 1:1 के रेशियो में कंबाइन करें हीट करके, तो बन जाता है ICl,
आयोडीन मोनोक्लोराइड। अब इंटरहेलोजन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देखें। कुछ प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसमें से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दीज एग्जिस्ट एज गैस, लिक्विड और सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एटम्स। These are covalent in nature and are diamagnetic in nature, क्योंकि no electrons are unpaired, all are paired. Third property is important, एग्जाम में पूछी गई है। These यानी interhalogen compounds are more reactive than parent halogens, यानी CLF जो होगा वो Cl2 से और F2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? इट इज बिकॉज AX यानी इंटरहेलोजन कंपाउंड का जो बॉन्ड है दैट इज पोलर इन नेचर एंड इट इज वीकर देन AA बॉन्ड एंड XS बॉन्ड विच आर नॉन पोलर। और हमें पहले से पता है पोलर बॉन्ड्स ब्रेकअप इजीली एज कंपेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड्स। दीज कंपाउंड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फ्रियॉन्स जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, भाई उसमें भी एक से ज़्यादा टाइप के हेलोजन एटम होते हैं, तो उनको भी हम इंटरहेलोजन कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रियॉन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें इंटरहेलोजन कंपाउंड की AX प्लस वाटर तो बनाएगा HX प्लस HOA, यानी कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ऑक्सी एसिड बनेगा और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। जैसे CLF प्लस वाटर तो Cl इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइपोक्लोरस एसिड, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि AX3, इसमें A यानी सेंट्रल एटम इज sp3 hybridized and the shape is bent T shape. This is according to VSEPR theory. The central atom contains 2 lone pair and 3 bond pair electrons. AX5, इसमें A sp3d2 hybridized होता है and the shape is square pyramidal. इसमें central atom ये है 1 2 3 4 5 bond pair और 1 lone pair electron. And finally AX7 जिसमें A sp3d3 hybridized है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, इसकी शेप या ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये पेंटागन है और ऊपर और नीचे की ओर बॉन्ड्स हैं, तो इट विल डेवलप पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। हियर बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, हियर 90 डिग्री। अब हम शुरू करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जिनको कि हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या रेयर गैसेस। क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं इसलिए इनर्ट और नोबल कह लो, और सारी की सारी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं तो इसलिए गैसेस बोल लो। और नेचर में बहुत ही कम अवेलेबल है, रेयरली फाउंड है, इसलिए रेयर बोल लो। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6, यानी वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। उसमें से रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होती है। दीज गैसेस, अब क्योंकि नेचुरली गैसेस ही हैं ये, आर ऑलवेज अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर and also in very small amount. Radon is obtained by decaying of radium, so it is radioactive in nature. And these inert gases are also found in air and spring water in traces. So that is their occurrence. Physical properties. First is physical state. All are monoatomic, colorless, odorless and tasteless gases. पहली प्रॉपर्टी होगी भाई। सेकेंड, दीज आर स्पेरिंगली soluble in water, पानी में बहुत कम डिजोल्व होती हैं। एंड द solubility in water increases with increase in atomic number, that is down the group. तो सबसे कम soluble होगी हीलियम
और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगी जीनॉन। रेडॉन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इन इनर्ट गैसेस के बीच में, तो इन गैसेस के बीच में वीक वेंट्रोवल फोर्सेस होती हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। तो वेंट्रोवल फोर्सेस वीक होने की वजह से these elements have low boiling point and melting point. Down the group, boiling point and melting point increases because magnitude of van der Waals forces increases with increase in atomic mass and atomic size. दोनों ही factors responsible हैं increase in magnitude of van der Waals force के लिए. And also otherwise it is very difficult to liquefy these gases due to weak van der Waals forces between the molecules. But down the group, the ease of liquefaction increases due to increase in magnitude of van der Waals forces. Next property is atomic radii. In case of inert gases, we consider van der Waals radii. कोवलेंट रेडियाई होता नहीं इनका क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाते नहीं है ये, तो वी हैव टू कंसिडर van der Waals radii. So these are bigger than corresponding halogen atoms. क्योंकि हेलोजेंस में हम कंसिडर करते हैं कोवलेंट रेडियाई जो कि बहुत छोटा होता है, और इनके केस में हम कंसिडर करते हैं van der Waals radii. और डाउन द ग्रुप दिस एटॉमिक रेडियाई और वी कैन से van der Waals radii increases. Next property is ionization enthalpy. The ionization enthalpy of these elements is very very high. क्यों? कि they have most stable electronic configuration. Completely filled S and P, NS2 and NP6. So it is very difficult to eject the electron. And the ionization energy decreases down the group due to increase in atomic size and decrease in effective nuclear charge. तो इनमें सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की और सबसे कम होगी रेडॉन की. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब ये एलिमेंट के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की तो टेंडेंसी शो नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होती है. तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन these elements do not have any tendency to gain electron. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलमोस्ट 0. लेकिन फिर भी हमको अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन. सो डेल्टा HEG यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इन पॉजिटिव. अब टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज. ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज. एज दीज गैसेज आर इनर्ट and do not participate in reaction easily, so there are almost negligible compounds of these elements. But why they are inert and do not participate in reaction? The reason is 1. Stable electronic configuration, 2. Very high value of ionization energy, and 3. Very low value of electron affinity. Now before 1962, there was no compound of inert gases known. But in the year 1962, a scientist N. Bartlett synthesized first inert gas compound. What was the logic behind it? He observed that ionization energy of O2 is almost equivalent to xenon. And ionization energy of O2 is 1175 kilojoule per mole and ionization energy of xenon is 1170 kilojoule per mole. दोनों की ionization energy लगभग सेम है. तो वो कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे थे O2 की PtF6 से, तो उनको एक कंपाउंड मिला O2 प्लस PtF6 नेगेटिव, ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5. तो जब उन्होंने देखा कि जब O2 बना सकता है इसके साथ तो xenon क्यों नहीं बना सकता, तो he tried with that. So he allowed xenon to react with PtF6 and surprisingly he obtained a compound also, XePtF6. Xenon
हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5। तो अब जीनोन का एक कंपाउंड मिल गया तो उन्होंने आइडिया लगाया कि जीनोन भी रिएक्टिव है और ये कुछ कंपाउंड बना सकता है, तो उन्होंने सेलेक्ट करे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड जो बने उनको बोलते हैं जीनोन फ्लोराइड्स, और वो अलग अलग टाइप के हैं। Xc प्लस फ्लोरीन निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर तो बनाता है जीनोन डाइफ्लोराइड। अगर जीनोन और फ्लोरीन 1:5 के रेशियो में ले हम, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और 7 बार प्रेशर रखें हम निकल कैटलिस्ट में, तो बनता है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। ऐसे ही जीनोन फ्लोरीन से, और फ्लोरीन भी एक्सिस में हो, निकल ट्यूब कैटलिस्ट हो, टेम्परेचर 575 केल्विन और प्रेशर हो 60 to 70 बार, तो बनाता है जीनोन हेक्साफ्लोराइड। तो दीज आर द फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन, HCF2, HCF4 एंड HCF6। अब उन्होंने देखा हाइड्रोलिसिस करके, तो जीनोन डाइफ्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स जीनोन प्लस HF एंड O2। जीनोन फ्लोराइड्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जीनोन फ्लोराइड्स आर गुड फ्लोराइड आयन डोनर। वो फ्लोराइड आयन डोनेट कर देते हैं दूसरे सब्सटेंसेस को जो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर हैं, जिनके कि सेंट्रल एटम में एम्प्टी d ऑर्बिटल है। फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर HCF2 प्लस PF5, तो यहां से फ्लोराइड निकल जाएगा HCF प्लस और PF6 नेगेटिव। ऐसे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ HCF4, HCF3 प्लस और SbF6 नेगेटिव, HCF6 प्लस आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड तो बनाएगा HCF5 पॉजिटिव एंड AsF6 नेगेटिव। So these are the complex compounds which are formed between fluoride donor and fluoride acceptor. Complete hydrolysis of xenon fluorides, तो HCF4 की complete hydrolysis होगी तो प्रोडक्ट बनते हैं xenon, xenon ट्राईऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड O2। और HCF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर xenon ट्राईऑक्साइड और HF बनते हैं। ये अलग अलग तरीके से याद करना है। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर HCF4 बनाता है HCOF2 xenon ऑक्सीफ्लोराइड, और HCF6 पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर बनाता है xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। अब आता है पॉइंट स्ट्रक्चर्स ऑफ xenon कंपाउंड्स। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और ये ड्रॉ करने को बहुत आते हैं। मैं 4-5 एग्जाम्पल ले रखे हैं, सारे मैं बता देता हूँ विद देयर रिस्पेक्टिव हाइब्रिड स्टेट। HCF2 में xenon की होती है sp3 डिहाइब्रिडेशन, शेप होती है लीनियर, xenon सेंट्रल एटम है, 2 फ्लोरीन और ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। VSE पेयर के हिसाब से 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। HCF4 में xenon sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, 2 लोन पेयर होते हैं और 4 बॉन्ड पेयर है। HCF6 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, 1 लोन पेयर के साथ में 1 2 3 4 हो गए प्लेन पर और ये 2 फ्लोरीन, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। HCOF2 xenon ऑक्सीडाइफ्लोराइड, इसमें xenon sp3d हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी शेप होती है टी शेप, ये इसकी शेप है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। HCOF4 ये होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन xenon की, इसमें स्क्वायर पिरामिडल का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 फ्लोरीन के बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और HCO3 में xenon की sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन शेप इसकी है पिरामिडल, 3 ये हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड से और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी शेप्स आपको याद करनी है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब कुछ यूजेस इनर्ट गैसेस के, हीलियम के यूज हैं, एयरशिप्स में यूज होता है, इन मेट्रोलॉजिकल बैलून्स में यूज होता है क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, तो द बैलून सेंट बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैन गो अप विद द इंस्ट्रूमेंट
and can give us the data about pressure, temperature, and other things. It is also used by deep sea divers and mountaineers for artificial respirations to prevent bends. सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था. पेशेंट्स को दिया जाता है हीलियम इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा. लिक्विड हीलियम इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक इंजन और इन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी एज ए क्रायोजेनिक एजेंट. मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर जनरेट करता है लिक्विड हीलियम. नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स, जो एडवर्टाइजमेंट में ग्लो साइंस होते हैं वो. नियॉन इज ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इट्स इनर्टनेस. आर्गन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैम्प्स ड्यू टू इट्स इनर्टनेस. Krypton is used in minus safety cap lamp due to its inertness. No oxidation takes place. Xenon is used in flash and photography, and radon is used in treatment of cancer during radiotherapy. With this, finally, P block element chapter is over. Okay.